तो आज की क्लास केमिकल बॉन्डिंग की दूसरी क्लास है, जिस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, उसे देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, उसको जाके एक बार चेक कीजिए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ध्यान से देखिए, ब्रॉडली जो हमारा बॉन्ड है ये दो ही टाइप्स का होता है। एक है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड और दूसरा है वीक केमिकल बॉन्ड। वीक केमिकल बॉन्ड, तो ये दो ही तरह का बॉन्ड पॉसिबल है। एक है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड और दूसरा है वीक केमिकल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड आप किसको कहते हैं? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो काफी कम है और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा है। लास्ट क्लास जब एंड कर रहा था तो यही बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का डिस्कशन करके हमने लास्ट क्लास खत्म किया था। इसके अंदर ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसके टाइप्स लिखिए। टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसके अंदर जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, टोटल 4 प्रकार के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। पहला है आयनिक, या इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा है कोवैलेंट, या इसी को एक और नाम से बुलाते हैं कोवैलेंट, या फिर डेटिव बॉन्ड बोलते हैं इसको। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को डायरेक्टिव बॉन्ड भी बोला जाता है। और आखिरी है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड तो सिंपली मेटालिक बॉन्ड है, इसको और क्या ही बोलिएगा। जहां पे मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, वीक बॉन्ड। अगला लिखिए वीक बॉन्ड। अच्छा, उसमें भी ये जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है इसको फर्दर थोड़ा सा क्लासिफाई कर लीजिए। जो कोवैलेंट, और तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वैसे हम लोग इसको, पर ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, ये फर्दर 3 प्रकार का होता है। ये फर्दर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पर 2 एटम्स के बीच में ऐसा सिंगल बॉन्ड बनेगा। दूसरा है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जहां 2 एटम्स के बीच में ऐसा डबल बॉन्ड बनता है। और तीसरा है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि 2 एटम के बीच में ऐसा 3 बॉन्ड बन जाए। तो ये फर्दर जो आपका कोवैलेंट या डेटिव बॉन्ड है ये फर्दर 3 प्रकार में आप क्या है? डिवाइडेड है। फर्दर 3 प्रकार में डिवाइडेड है। डन। इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड तीसरा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये सब थोड़ा बहुत इसका नॉलेज आपको क्लास 10th लेवल पर होगा, जब आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये कुछ 3 चैप्टर आपने 10th क्लास के लेवल पे पढ़ा था। पढ़े थे कि भूल गए? पढ़े थे। गुड। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वीक
बॉन्ड। अगला है टाइप्स ऑफ वीक बॉन्ड। टाइप्स ऑफ वीक बॉन्ड क्या है? फर्स्ट है, पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये फर्दर दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। बस इस शब्द में ही थोड़ा सा अंतर है, इंटर है और ये इंट्रा है। इसका मतलब क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, इंटर और इंट्रा क्या है। नेक्स्ट इज वेंडर वॉल फोर्सेस। अगला जो है वो क्या है? वेंडर वॉल फोर्सेस। तो सेकेंड टाइप ऑफ वीक बॉन्ड जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैंडर, VANDER, वैंडर वॉल्स, WALS, वॉल्स फोर्सेस। ये वैंडर वॉल्स फोर्सेस है। और ये जो बॉन्ड है ये फर्दर 5 प्रकार का होता है। ये जो बॉन्ड है ये फर्दर 5 प्रकार का होता है। पहला है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। पहला है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तीसरा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। और चौथा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। चौथा क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। और आखिरी, अच्छा, यह है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। और आखिरी है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ये फर्दर कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। ये फर्दर कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। ये लॉजिक क्लियर है? टोटल इतने टाइप के बॉन्ड्स के बारे में आप लोगों को क्या करना है? पढ़ाई करना है। कौन कौन सा बॉन्ड है? तो ध्यान से देखिएगा, बॉन्डिंग कितने प्रकार का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वन इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड व्हाट इज वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फर्दर 4 प्रकार का। पहला है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड जो फर्दर 3 प्रकार का है, सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट या डायरेक्टिव बॉन्ड, और चौथा है मेटालिक बॉन्ड। फिर वीक जो बॉन्ड है वो फर्दर 2 प्रकार का, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड देन इज वेंडर वॉल फोर्सेस जो कि कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। आयन डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। तो कुल मिलाकर इतने सारे टाइप के बॉन्ड्स हम लोगों को पढ़ने हैं। यहां तक कोई डाउट? कौन दीदी? हाँ, तो कोई नहीं, चले तो हो गया। ये आगे बढ़े, आगे ये क्लियर है ना? तो ये आपका वेंडर वॉल फोर्सेस और उसके बारे में पढ़ लिया।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वेज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, वेज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड कितने प्रकार से बनता है, बॉन्ड कितने प्रकार से बनता है, कितने प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन या हाउ मेनी वेज इन विच बॉन्ड आर बीइंग फॉर्म, बॉन्ड कैसे बनता है। अब इसका देखिएगा मुख्यतः दो ही वे है जिसमें बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होता है। पहला इक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड और दूसरा है, पहला है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा है, तो लिखना स्टार्ट करिए पहले, द बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन फॉलोइंग टू वेज, इन फॉलोइंग टू वेज। दो ही प्रकार से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। पहला है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम, टू अनदर एटम। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी दूसरे एटम को क्या कर दे, दे दे, और इससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। आपने सोडियम देखा कॉन्फ़िगरेशन 11 281, आपने क्लोरीन देखा एटॉमिक नंबर 17 कॉन्फ़िगरेशन 287। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक ज्यादा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी क्या है, इसको डोनेट करने का, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। वेयर एज इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। इसको अगर मुझे 8 करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो देने वाला जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो एक इलेक्ट्रॉन जब दे देता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम प्लस में, और जो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl माइनस में, और दोनों मिलकर NaCl एक कंपाउंड बनाते हैं जो कि सॉलिड होता है। और इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जहां पर देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दिया और उसने ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा जहां कहीं भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। दिस इज आयनिक बॉन्ड। डन। यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर, एक सिर्फ दे रहा है और दूसरा सिर्फ क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इक्वल शेयरिंग है। अच्छा, ये जो यहां पे आप कंप्लीट ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां पे कौन कौन इन्वॉल्व है, देने वाला सदैव कौन है, जो डोनर है, जो डोनेट कर रहा है वो देखिएगा ऑलवेज कौन रहेगा, मेटल रहेगा, और जो एक्सेप्टर है वो ऑलवेज कौन रहेगा, नॉन मेटल रहेगा। तो डोनर और एक्सेप्टर में किस तरह का रिलेशनशिप है, जो डोनर है वो सदैव मेटल है और जो एक्सेप्टर है वो सदैव नॉन मेटल है। यहां तक कोई डाउट नहीं, चलिए यहां लिख लीजिए। इसके बाद आगे लिखा जाए, यह है पॉइंट नंबर 1, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर, जहां पर देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में कैसा उपाय लगा हुआ है, शेयरिंग का उपाय लगा हुआ है। अब शेयरिंग जो है ना, ये 2 प्रकार से होती है। ए है म्यूचुअल शेयरिंग या इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग
इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो किस टाइप का होता है? वो कोवेलेंट नेचर का होता है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इक्वल शेयरिंग से। इक्वल शेयरिंग में दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इधर कहीं पे उसको हाइड्रोजन दिखाई दिया, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। आपस में इन दोनों ने शेयर किया। ये जो शेयरिंग हुआ है, इससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, इसी को आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये एक उदाहरण है। दूसरे उदाहरण में देखिए, मान लीजिए ये कोई कार्बन है, इधर एक और कोई कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट में इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, होते तो वैसे 4 हैं, पर ये दोनों के बीच में आपस में क्या हुआ? शेयरिंग हुआ। एक ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और एक ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर कहीं कहीं पे तीसरे बॉन्ड का भी प्रावधान है, जहां पे ये कार्बन है, इसके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी कार्बन है, इसके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और आपस में इन लोगों ने क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया। इस प्रकार से शेयरिंग किया। पर यहां पर जो शेयरिंग हो रही है ना, वो म्यूचुअल नेचर की शेयरिंग है। म्यूचुअल नेचर मतलब दोनों साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों साइड से, एक इलेक्ट्रॉन वो दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन आया है। इक्वल शेयरिंग है, दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पर डोनेट किया गया है। ऐसा नहीं कि हम दे दिए वो नहीं दिया, ऐसा नहीं है। अगर एक हम दे रहे हैं तो एक उस साइड से भी आना चाहिए। इस प्रकार का जो शेयरिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इक्वल शेयरिंग। और इसी का एक दूसरा भाई है जहां पर अनइक्वल शेयरिंग है। जहां पर क्या है? अनइक्वल शेयरिंग है। और अनइक्वल शेयरिंग जहां पर होता है, अनइक्वल शेयरिंग जहां पर होता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? अनइक्वल शेयरिंग। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, ये अमोनिया है, इसके आउटर मोस्ट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इस प्रकार से इसने 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड, और ये इस तरह से इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? इस तरह का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास बच जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। वहीं इसके बगल में एक AlCl3 इस प्रकार का एक एटम रखा हुआ है। इस एटम में इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज, डेल माइनस चार्ज, डेल माइनस चार्ज, इसके ऊपर 3 टाइम्स डेल प्लस चार्ज। इसके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस है। इसने इसको देखा और इसके अंदर दान करने की इच्छा हुई, इसने अपना इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर दिया? दान कर दिया। वन साइडेड डोनेशन। उधर से किसी चीज की आशा नहीं है कि हमको वहां से कुछ वापस प्राप्ति होगा, बस एक साइड से क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। वन साइडेड लव, जिसको ट्रू लव भी कहते हैं। नहीं, वन साइडेड लव है, एक तरफा प्यार। ठुकरा के मेरा प्यार तू कहां इंतकाम देखेगी, ये एक साइड प्यार कर रहा है। उधर से उसको कोई आशा नहीं है कि हमको वहां से कुछ मिलेगा। एक साइडेड लव। मिलने वाली बात पे तुम हमको क्यों देख रहे हो? हैं? क्या मिलेगा? इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जहां पर एक साइडेड, वन साइडेड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ अनइक्वल शेयरिंग, अमोनिया दे रहा है यानी नाइट्रोजन दे रहा है, एल्युमिनियम से कुछ रिटर्न उसको आशा नहीं है। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? दानी बॉन्ड कहते हैं। कि ज्यादा है तब ना दे रहा है, कहां और कोई देने आया, भाई इसको लगा कि भाई हमारे पास ज्यादा है तो हम देने लग गए। तो दानी कर्ण टाइप का है कि हमने जिधर देखी नारी उधर आंख मारी, देखा इधर इसको पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, बस देने चला गया। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। तो ये वाला जो बॉन्डिंग है ये बिल्कुल इस वाली लाइन पर सटीक बैठता है कि जो भी राह में दीन दुखी आ रहा है सबको ये गले से लगाते चलता है। डन। यहां से
आपका लगभग टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लियर हुआ। अब एक लास्ट और क्लासिफिकेशन है, उसको देखिए। लास्ट क्लासिफिकेशन, बॉन्ड बिटवीन different types of atom या एलिमेंट कर दीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब ये बॉन्ड जो बन रहा है अलग अलग टाइप्स ऑफ एलिमेंट में, इसके आधार पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन है। ये जनरली किसी किताब में लिखा हुआ नहीं रहता, पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, किस बॉन्ड की बात करते हैं? आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। ये सदैव फॉर्मेशन होता है बिटवीन एक मेटल और दूसरा कौन? नॉन मेटल। जहां पर मेटल कौन है? मेटल एक डोनर है और ये कौन है? एक्सेप्टर है। ये कौन है? एक्सेप्टर है। डोनर एक्सेप्टर। डन। चलिए पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 है जहां पर आप कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में जब कभी भी बॉन्डिंग होती है, यह सदैव होती है बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। ये बॉन्ड हमेशा किनके बीच में होता है? 2 नॉन मेटल्स के बीच में होता है। जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग, तो इक्वल शेयरिंग मतलब ये भी अपना डोनेट कर रहा है और ये भी अपना डोनेट कर रहा है। ये भी डोनर है और ये भी डोनर है। बोथ आर डोनर्स। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यहां पर भी बॉन्ड बिटवीन हमेशा 2 लोग के बीच में बनता है। एक है मेटल, जो आपने एल्युमिनियम को देखा था अभी थोड़ी देर पहले, एल्युमिनियम, और इधर कौन था? अमोनिया, नाइट्रोजन, यानी नॉन मेटल। बॉन्ड हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के ही बीच में बनता है। पर बस एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि इस टाइम पे मेटल डोनर है, पर कोऑर्डिनेट में मेटल क्या हो जाता है? एक्सेप्टर हो जाता है। आपने देखा अमोनिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था और डोनेट कौन कर रहा था? नॉन मेटल डोनर था। तो आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों ही बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? मेटल नॉन मेटल, एंड दिस इज ऑल्सो मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन यहां पर मेटल डोनर है और नॉन मेटल एक्सेप्टर है, वेयरएज यहां पर मेटल एक्सेप्टर है और नॉन मेटल डोनर है। यह क्लासिफिकेशन आपको किसी किताब में दिखाई नहीं देगा, ये पढ़ लिख के आदमी समझ पाता है। चौथा, दिस इज लास्ट टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। एक कौन सा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, किसके किसके बीच में बना होगा? मेटल प्लस मेटल के बीच में। तो बड़ा ही प्यारा क्लासिफिकेशन है। और ये दोनों ही क्या हैं? एक्सेप्टर ही है। ये दोनों ही क्या होंगे? एक्सेप्टर नहीं, दोनों ही क्या कहलाएंगे? डोनर कहलाएंगे। ए भी डोनेट कर रहा होगा और डोनर में ए आर होगा, ई आर होगा। डोनर, डोनर ये होना चाहिए, हाँ, ए आर पक्का। चलिए आप ही का बात मानते हैं। डोनर, ये भी, ये डोनार हो गया मेरे ख्याल से। ई आर होना चाहिए ना? हाँ, ई आर होना चाहिए। कोई बात नहीं, गलती हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डोनर कर लीजिए, डोनर कर लीजिए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्लासिफिकेशन है
जहां पर आप पहले वाले में देखिए इन्वॉल्व कौन कौन है, मेटल और नॉन मेटल, दूसरे वाले में यही होगा। अरे यार, फिर तो हम लोग को जो लिखे थे वो सही लिखे थे, इसका मतलब चलिए कोई बात नहीं, ठीक ही है। इधर भी अच्छा ठीक है, तो डोनर में AR ही होता है, तो हाथ से ठीक ही लिखा है, ब्रेन भली कंफ्यूज था। तो ये इस प्रकार से बड़ा ही बहुत क्लासिक क्लासिफिकेशन है। मेटल नॉन मेटल, एक डोनर एक एक्सेप्टर, दोनों नॉन मेटल, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप देख के भी पहचान लीजिएगा कि कौन सा टाइप का बॉन्ड वहां पर फॉर्मेशन होगा। टाइप ऑफ एलिमेंट पहचान लीजिए, बॉन्ड भी आप क्या कर लेंगे, आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये चारों क्लासिफिकेशन आप लोगों ने लिख लिया, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड का। हेडिंग डालिए वैलेंसी, हेडिंग डालिए वैलेंसी। अब देखिए वैलेंसी किसको कहते हैं। वैसे तो वैलेंसी कोई नई चीज है नहीं, आपको पता है वैलेंसी किसको बोला जाता है। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को पता है कि वैलेंसी क्या है। व्हाट इज वैलेंसी, बताइए वैलेंसी किसे कहते हैं। व्हाट इज वैलेंसी, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। ऐसा पढ़े थे क्या, यही पढ़े होंगे, एकदम एग्जैक्टली यही पढ़े होंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। सोडियम के आउटर मोस्ट में 281, तो उसकी क्या वैलेंसी हो गई, 1 हो गई। कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2882, तो 2 उसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई किया है, पर ये जो डेफिनेशन आपने पढ़ा था ये 100% क्या है, गलत है। ये गलत डेफिनेशन है। क्यों, फिर तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते, उसकी वैलेंसी +7 हो जाएगी, वो -1 है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जितने एटम, यानी एक इलेक्ट्रॉन के, एक एटम के जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी है। हाँ ये एक बेटर डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ एटम आउटर मोस्ट सेल में जो भी रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल ऑफ एन एटम विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल बॉन्डिंग। अब वो केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट दो ही तरीके से ले सकता है, या तो डोनेट करेगा नहीं तो एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्टेंस में जो एक्सेप्ट करेगा वो माइनस चार्ज होगा और जो डोनेट करेगा वो प्लस चार्ज होगा। ये लॉजिक क्लियर है। तो वैलेंसी की डेफिनेशन लिखिए, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, the combining capacity of an atom, the combining capacity of an atom is called the valency, is called the valency of atom या ion, वैलेंसी ऑफ एटम या आयन। और जो दूसरा डेफिनेशन मैंने बोला था वो भी लिखवा देता हूं, जो आप एक्चुअली याद करके आए हैं। हाँ कोई बात नहीं, हम समझ गए, दिल की बात हम समझ गए, आप क्या कहना चाहते थे। पिक्चर नहीं देखे 3 इडियट, कहना क्या चाहते हो, मैं आपकी बात समझ गया था, आप क्या कहना चाहते थे। The combining capacity of an atom, अब इसको देखिए, the number of electrons, दूसरा डेफिनेशन, the number of electrons present in the outermost shell, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस शेल of an atom which either by losing or gaining electron takes part in a chemical reaction, chemical reaction या formation of bond,
दोनों एक ही बात है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, तो आप दोनों में से जो डेफिनेशन लिखिएगा, दोनों का दोनों डेफिनेशन क्या है, सही है। पहला वाला लिखिए या फिर दूसरा वाला लिखिए। नेक्स्ट लिखिए कोवैलेंसी, सेकेंड है कोवैलेंसी। राइट द डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंसी, लिखें। अब व्हाट इज कोवैलेंसी, ये नाम सुने हैं कोवैलेंसी का? वैलेंसी तो सुने होंगे, कोवैलेंसी सुने हैं कि नहीं सुने हैं? व्हाट इज कोवैलेंसी, कोई सुना है तो बताएं। जब कभी भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो वहां पे एक्सेप्ट या डोनेट दोनों किया जाता है, पर जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वहां पे एक्सेप्ट या डोनेट नहीं होता, शेयरिंग होती है। और जहां कहीं भी शेयरिंग है वहां पे दो लोग इन्वॉल्व हैं, जहां कहीं भी शेयरिंग है वहां पर दो लोग इन्वॉल्व हैं, और जहां कहीं भी दो लोग इन्वॉल्व होंगे तो वहां को पार्टनर, कोऑपरेशन, कोवर्ड मतलब एक से ज्यादा लोग वहां पर क्या है, इन्वॉल्व हैं। तो लिखिए इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट, it is the combining capacity of an atom or an element which depends upon the number of unpaired electron, which depends upon the number of unpaired electron in its ground state or in excited state, unpaired electron in its ground state or excited state, दोनों ही स्टेट में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं। अब कार्बन की कोवैलेंसी अगर मुझे निकालनी हो तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है? ये 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है तो इसकी कोवैलेंसी क्या होगी? इसकी कोवैलेंसी 4 होगी, ठीक है। पर याद रखिएगा वो कह रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैसा इलेक्ट्रॉन? जो पेयर्ड अप नहीं है, जिसकी पेयरिंग नहीं हुई है। कार्बन की अगर मैं बात कर रहा था तब तो मुझे ये लॉजिक समझ में आया कि इस प्रकार से ये बॉन्डिंग होगी, इस प्रकार से ये बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप नाइट्रोजन की बात करेंगे, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी के 2 कैसे हैं? पेयर्ड अप हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसा जब होगा तो इसको क्या कहेंगे? तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3, और कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी रहेंगे उसी के आधार पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंसी कहते हैं। डन। नेक्स्ट इज आखिरी डेफिनेशन आज की क्लास की, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ये सुने हैं क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट सुने हैं? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? राइट, it is the permanent or hypothetical formal charge. It is the permanent
और hypothetical, it is the permanent or hypothetical formal charge जो किसी एटम के ऊपर आपको दिखाई देगा, फॉर्मल चार्ज डेवलप्ड ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, developed on an atom of an element when it is bonded, when it is bonded, when it is bonded, when it is bonded। ठीक है, ये तो ये टेम्पररी इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है। पर चार्ज जो है वो परमानेंट भी डेवलप हो सकता है या हाइपोथेटिकल भी देखा जाएगा, डिपेंड करता है किसके ऊपर। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेसिकली 4 एग्जांपल लूंगा, इससे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। पहला है, अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कोवेलेंसी फिक्स है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, तो कोवेलेंसी उसकी क्या होती है? फिक्स होती है। पर ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल होता है, ये चेंज हो सकता है। कैसे? ध्यान से देखिए, मैं पहला थोड़ा और साइड से करता हूं, मैं पहला जो कंपाउंड बना रहा हूं ये बना रहा हूं CH4, ये क्या बना रहा हूं? CH4। दूसरा कंपाउंड बनाया है जहां पर CH3Cl है मेरे पास। तीसरा बना रहे हैं जहां पे 2 Cl लगा है। अगला बना रहे हैं जहां पे 3 Cl लगा हुआ है। और लास्ट एक बना रहे हैं जहां पे चारों के चारों कौन है? Cl है। इस चारों ही केस में मुझे कार्बन एटम का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पर प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखिएगा तो आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता पाएंगे। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई जानता है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? दी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, कौन कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। जो जितना अच्छा होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेप्ट करेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और वो उसमें खुश है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो क्या है? खुश है। कौन हो सकता है खुश? एक तो पहला वो नॉन मेटल होना चाहिए, तभी वो बहुत ज्यादा खुश होगा। उसमें भी हैलोजेंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। हैलोजन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा ही चाहता है कि कोई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और मैं क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। तो वो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन का डोनर मिलेगा वो तुरंत इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? हैलोजेंस की होगी। और विशेष चर्चा करेंगे इसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, पर फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। उस हिसाब से अच्छा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। उसके हिसाब से इसके ऊपर कौन सा चार्ज? डेल प्लस। इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस और इसके ऊपर डेल प्लस। तो इसके अनुसार इसके ऊपर क्या आएगा? 4 डेल माइनस। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? ये किस OS में प्रेजेंट है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? -4 आ गया। किसका? इस वाले पर्टिकुलर कार्बन का। अब इस पे आइए, इसके ऊपर डेल प्लस, सॉरी इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, बट इसके ऊपर डेल माइनस। अब इसके वजह से तो इस पे डेल माइनस आया होगा, इसके वजह से डेल माइनस आया होगा, इसके वजह से डेल माइनस आया होगा, लेकिन इसके वजह से डेल प्लस आ गया होगा। डेल मतलब क्या? स्मॉल, वेरी स्मॉल चार्ज। अब इसको अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो 1 प्लस और 1 माइनस आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। और ओवरऑल इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 2 डेल माइनस चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 2 डेल माइनस। तो इसका OS कितना आ जाएगा? इसका OS होगा माइनस, इसका OS हो जाएगा -2। अच्छा, मेरे अलावा भी बोर्ड पर कोई लिख रहा था,
तभी मैं कहूं कि मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूं, मक्खी लिख रहा था, हाँ, और वो लिखा ही जा रहा है क्या? मैं कह रहा क्यों नहीं लिख पा रहा हूं मैं अपने बोर्ड पे? ओहो, मक्खी देवता प्रेजेंट थे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ये अपने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसके नेक्स्ट वाले पर आइए, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल माइनस। इसके डेल प्लस से इस पे क्या पड़ेगा? इसके डेल प्लस से इस पे क्या पड़ेगा? माइनस। इसके डेल प्लस से इस पे क्या पड़ेगा? माइनस। लेकिन इसका माइनस से इस पे क्या पड़ेगा? प्लस। और इसके माइनस से इस पे क्या पड़ेगा? प्लस। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो जाएगा? 0। नेट चार्ज क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब इसी तरह अगले वाले पे जाइए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल माइनस। ये तीनों के वजह से डेल माइनस, तो इसके ऊपर कितना? 3 डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, तो इसके वजह पे डेल माइनस। एक डेल प्लस एक डेल माइनस कट गया, आपका OS क्या निकल के आया? +2। किसको ये बात नहीं समझ में आ रही, साला ये प्लस माइनस कैसे कर रहा है, पूछिए, मैं बताता हूं। क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अगर खींच के रखेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन पूरा पूरा तो नहीं ले लिया, पूरा लेता तब ना पूरा माइनस आता। सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो लास्ट चैप्टर में आप पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अपनी ओर क्या कर लेता है? खींच लेता है। खींचने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसके ऊपर नेगेटिव आया तो इसके ऊपर कौन आएगा? इसके ऊपर नेगेटिव आया तो इसके ऊपर कौन आएगा? कार्बन और हाइड्रोजन में ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर माइनस होगा और उसके ऊपर। तो इस कार्बन को अगर आप देखिएगा तो डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल माइनस, तो एक डेल प्लस एक डेल माइनस कट गया, बचा क्या? 2 डेल प्लस। इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? +2 आया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? +2 आया। ये लॉजिक क्लियर है? और आखिरी वाले में देखिए, डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, चारों डेल माइनस है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +4 का स्टेट आएगा। तो ये इसका क्या स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? +4 का आ गया। अब आप देखिए कि कार्बन वही, पर इसके साथ लगने वाले एटम डिसाइड कर रहे हैं कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, और उस हिसाब से आपने क्या बताया? ये बता दिया कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। डन? यह बात समझ में आ गई? क्लियर? बना भी लिए? नोट डाल के एक बात लिखिए, आयनिक बॉन्ड हैज permanent charge associated with it. Ionic bond has permanent charge associated with it, whereas covalent bonds, due to difference in electronegativity, ionic bond has permanent charge associated with it, whereas covalent bonds, due to the difference in the electronegativity, has a hypothetical charge called as oxidation state, called as oxidation state. Covalent bond, due to difference in the electronegativity, have hypothetical charge known as oxidation state, known as oxidation state. तो आयनिक बॉन्ड में क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पे चार्ज जो किस नेचर का है? कंप्लीटली पॉजिटिव या कंप्लीटली नेगेटिव नेचर का है। वेयरएज जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो वहां पर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं है, वहां पे शेयरिंग है, और शेयरिंग के केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करता है, जिसको और विशेष चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। क्लाउड की शिफ्टिंग जो होती है उसकी वजह से सिर्फ एक पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, वो भी हाइपोथेटिकल, मान रहे हैं कि ऐसा होता होगा, हुआ है इसके तो गारंटी कोई नहीं ले रहा है, ऐसा होता होगा। हाइपोथेटिकल चार्ज जो डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। एग्जांपल आपने लिख ही लिया कि अच्छा सारे की कोवेलेंसी क्या होगी कार्बन की? सब में सबकी कोवेलेंसी क्या है? हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है?
4 बॉन्ड बना रहा है, तो कोवेलेंसी क्या है? 4 ही है, लेकिन आप जो ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं वो वेरिएबल है। पहले वाले में -4, फिर -2, 0, +2, +4। तो एक लाइन और नोट में पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। द ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। इट इज वेरिएबल इन नेचर, whereas covalency is fixed. Covalency is fixed. Done. एक असाइनमेंट है, घर से करके आइएगा। राइट 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, राइट 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। डन। आज की क्लास में यहां तक रखते हैं। अगली क्लास में ऑक्टेट रूल हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्टेट रूल आप पढ़े हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग का ऑक्टेट रूल पढ़े हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं बाय ऑब्टेनिंग दी ऑक्टेट रूल, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए मेरे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यही बात को हम लोग पढ़ेंगे। और इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कौशल एंड लुइस। 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, कौशल अलग है, लुइस अलग है। और कौशल लुइस थ्योरी इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है, जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लेक्चर्स अटेंड करने के लिए। अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।